नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग, उन सभी का यहाँ पर प्रॉपर अच्छे से डिस्कशन करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। पीडीएफ भी साथ साथ दिया जाएगा। पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन जो है वो खान सर के द्वारा जो टेस्ट लिया जा रहा है, बीपीएससी के रिगार्डिंग, उसी का हम लोग आज का सेशन करने वाले हैं, जो कि टेस्ट नंबर 19 है। टेस्ट नंबर 19 जो फुल लेंथ टेस्ट है और टेस्ट नंबर 19 है। तो आज का सेशन जो है वो खान सर का टेस्ट का करवाया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से देखिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। खान सर का टेस्ट नंबर 19 फुल लेंथ। चलिए तो हम आते हैं आज पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो है वो भारतीय ध्वज संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय ध्वज संहिता के संबंध में विचार करना है। तो चलिए, पहला जो है वो, यह प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय सम्मान का अपमान रोकथाम अधिनियम 1971 के प्रावधानों को समेकित करता है। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति किसी भी प्रकार का सार्वजनिक अपमान जो है वो दंडनीय अपराध है, जिसके लिए न्यूनतम 7 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। और जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और ऊंचाई का अनुपात जो है वो 2:3 होना चाहिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल जो है वो एक सही है। तो आते हैं इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो दूसरा जो है वो, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के प्रति किसी भी प्रकार का सार्वजनिक रूप से किया गया अपमान वो दंडनीय अपराध है, जिसके लिए न्यूनतम 7 वर्ष की सजा नहीं, न्यूनतम 3 वर्ष की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। तो ये गलत है। और उसके बाद है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात जो है वो 2:3 नहीं होता है, वो होता है 3:2 होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है और 2 और 3 जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो इसका अनुच्छेद 20 जो है वो अभियुक्त व्यक्ति को मनमाने और अत्यधिक दंड से संरक्षण, और अनुच्छेद 19 जो है वो संघ, यूनियन या सहकारी समितियों बनाने का अधिकार, और अनुच्छेद 22 जो है यह निरोध के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। तो उपरोक्त युग्मों में से कितने सम्मिलित हैं? कौन बोल रहा है सम्मिलित कितने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। तो तीनों जो है वो सम्मिलित सही है, ये तीनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग चौथे के अंतर्गत जो है वो नहीं आते हैं? तो लोक सेवाओं के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। संघ जो है वो हिंदी भाषी के प्रचार और विकास को बढ़ावा देगा।
तीसरा है किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल विधि द्वारा अधिकृत तरीके से ही वंचित किया जा सकता है। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है वो चारों जो है वो सही है, तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वित्त आयोग। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन जो है वो गलत है? संविधान ये है, संविधान का अनुच्छेद 280 एक जो है वो अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। वित्त आयोग का गठन जो है वो संसद द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता अनुसार पहले किया जा सकता है। तीसरा है, वित्त आयोग की सिफारिशें जो है वो सलाहकार प्रकृति की होती है और सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। चौथा जो है वो, आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को करता है। तो इसमें कौन सा जो पूछ रहा है, इसमें कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो पहला है, अनुच्छेद 344A आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की सिफारिश करने हेतु एक आयोग का प्रावधान करता है। संविधान जो है वो अपनाने के बाद 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाने वाली पहली भाषा जो है वो कोंकणी थी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2004 में एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। पहावा और सीताकांत महापात्र समितियों ने 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के लिए सफलतापूर्वक मानदंड किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 4। जो गलत बोल रहा है इसमें कौन सा है? तो 2 और 4 जो है वो गलत है। सिंधी भाषी जो संविधान अपनाने के बाद 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाने वाली पहली भाषा जो था वो सिंधी थी, न कि कोंकणी थी। और पहावा और सीताकांत महापात्र जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने की जांच के लिए पहावा समिति और सीताकांत महापात्र समिति का गठन किया गया था। हालांकि दोनों में से कोई भी समिति जो है वो समावेशन के लिए निश्चित या सर्वमान्य मानदंड जो है वो नहीं थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। जो निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो है वो आरक्षित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी 106वां संशोधन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 107। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसके पास दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान को सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है? किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 8वां है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस समिति ने पेशा अधिनियम को लागू करने की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूरिया समिति। भूरिया समिति ने पेशा अधिनियम को लागू करने की सिफारिश की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें
शामिल होते हैं, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक अध्यक्ष होते हैं और अधिकतम 2 आयुक्त होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धाराओं और प्रावधानों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो धारा 10 जो है वो विधान परिषद में सीटों का आवंटन है। धारा 17 जो है वो किसी व्यक्ति का एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकरण नहीं होना है। धारा 20 जो है वो सामान्य निवासी का अर्थ है। धारा 21 जो है वो निर्वाचक नामावली तैयार करना और उसका पुनः निरीक्षण करना है। उपयुक्त में से कौन से सम्मिलित है? उपयुक्त में से जो बोला है कौन सा सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, चारों सम्मिलित है, चारों जो है वो सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर डी। 10वां क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके प्रावधानों ने भाग ख और भाग ख के राज्यों के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया है और भाग जो ग के राज्यों को भंग कर दिया है। इसने देश को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया है, जिनमें से प्रत्येक में एक क्षेत्रीय परिषद थी। इसने मुंबई राज्य के लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमन द्वीप समूह को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है, केवल इसका एक जो है वो सही है। जैसे इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 ने देश को 5 क्षेत्रीय, 6 नहीं होगा, 5 क्षेत्रीय में विभाजित किया है, 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है। और इसने बॉम्बे राज्य से, इसमें बॉम्बे राज्य से इस अधिनियम ने लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमन द्वीपों को मद्रास राज्य, मद्रास, ये बॉम्बे राज्य नहीं, मद्रास राज्य से अलग करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में विधान परिषद के गठन या समाप्त करने का अधिकार है? किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर डी, संसद के पास है। किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर डी, संसद के पास है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो है वो 10वें नंबर, वे 10वें नंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री रहे, जो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के अंतर्गत एक नई अखिल सेवाओं के सृजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है तो संसद जो है वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। इस संबंध में राज्यसभा की विशेष शक्ति का उद्देश्य जो है वो भारतीय संघीय ढांचों में राज्यों के हितों की रक्षा करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। राज्यसभा में प्रस्तावित प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 द्वारा समर्थित होना चाहिए, न कि कुल सदस्यता के 2/3 द्वारा समर्पित होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की याचिकाओं पर न्यायालय आमतौर पर जनहित याचिका के रूप में विचार नहीं करता है? बंधुआ मजदूरी से संबंधित याचिका, या दंगा पीड़ितों की याचिका, या मकान मालिक किराएदार विवादों से संबंधित याचिका, या अस्थायी श्रमिकों के शोषण का आरोप लगाने वाली याचिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
मकान मालिक और किराएदार विवादों से संबंधित याचिका जो है वो किस श्रेणी जो PIL के रूप में विचार नहीं करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। सूची 1 का सूची परिमाण है और विमीय सूत्र है। जो आयतन का जो होता है वो m0 L3 और T0, m0 L3 और T0। और वेग जो होता है वो m0 L1 और T-1, वेग जो होता है m0 L1 और T-1। त्वरण जो होता है वो m0 L1 T-2, त्वरण जो होता है m0 L1 T-2। और द्रव्यमान जो होता है वो m1 L-3 और T0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 3, 4, 1 और 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से उत्पन्न वर्ण क्रमीय रेखाओं की तरंग दैर्घ्य जो है वो की गणना किस सूत्र से की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रीड वर्ग सूत्र, रीड वर्ग सूत्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा मानव यकृत का कार्य नहीं है, कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन का उत्पादन जो है वो मानव यकृत का कार्य नहीं है। इंसुलिन का उत्पादन जो है वो यकृत का कार्य जो है वो नहीं है। इंसुलिन का निर्माण जो है वो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। समजातीय पुनः संयोजन के द्वारा हॉलिडे जंक्शन को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है वो उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी RUBC। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। कवक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कवक के बारे में जो अधिकांश कवक जो है वो विषम पोषी होते हैं और मृत जीवों से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ अवशोषित करते हैं। दूसरा है कवक जो है वो केवल लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्रजनन करते हैं। तीसरा है अधिकांश कवकों की शारीरिक संरचना जो है वो तंतुमय होती है। उपयुक्त में से कौन सा जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 जो है वो सही है। कवक जो है वो दूसरा जो है वो गलत है। कवक जो है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करते हैं। कवक केवल लैंगिक प्रजनन नहीं करते हैं, कवक जो है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट जो है वो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। पोषक चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो पहला है गैसीय पोषक चक्रों जैसे नाइट्रोजन और कार्बन में उनका प्रमुख स्रोत जो है वो वायुमंडल होता है। दूसरा है अवसादी पोषक चक्रों जैसे फास्फोरस और सल्फर में इनका भंडारण को जो है पृथ्वी की सतह या भूपटल होती है। तीसरा है मिट्टी, नमी, pH और तापमान पोषक तत्वों के उत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। चौथा है जो भंडार, अंतर्वाह और बहिर्वाह में अंतर की भरपाई करके पोषक तत्वों के स्तर को संतुलित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी 1, 2 और 3, 4 सभी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। जो मानव मेटान्यूमो वायरस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह न्यूमोविरिडे परिवार से संबंधित है। इसकी पहली पहचान जो है वो 2001 में हुई थी। हाल ही में भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने HMPV के लिए WHO द्वारा अनुमोदित एक टीका जो है वो विकसित किया है।
उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो सही है। मानव मानव मेटान्यूमो मानव मेटान्यूमो वायरस जो है वो के लिए कोई स्वीकृत या व्यावसायिक रूप से कोई वैक्सीन जो है उपलब्ध नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। बॉयल के नियम के अनुसार यदि का तापमान स्थिर है तो एक नियत द्रव्यमान वाली गैस का दाब जो है वो होता है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसके आयतन के वित्त कर्मानुपाती, इसके आयतन के वित्त कर्मानुपाती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वनाग्नि से निपटने के लिए गिराए गए गुलाबी अग्निशामक का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति पर एक सुरक्षात्मक परत बनाना और आग के प्रसार को धीमा करना, बुनियादी ढांचे की रक्षा करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का प्राथमिक वैज्ञानिक उद्देश्य जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाह्य अंतरिक्ष और वायुमंडल से उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो का पता लगाना और उनका अध्ययन करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित परिघटना और उनके प्राथमिक सिद्धांत के युग्मों पर विचार करना है। इंद्रधनुष का निर्माण जो है वो, इंद्रधनुष का निर्माण, विवर्तन, रेगी स्थान में मृग तृष्णा, तापमान प्रवणता के कारण अपवर्तन, आकाश का जो नीला रंग होता है वो रेले प्रकीर्णन। उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और जो 3 है वो सुमेलित है। जो रेगिस्तान में मृद तृष्णा जो है वो तापमान प्रवणता के कारण अपवर्तन होता है। आकाश का नीला रंग जो है वो रेले प्रकीर्णन होता है। 2 और 3 जो है वो सही है। और उन इंद्रधनुष का निर्माण जो है वो सूर्य के प्रकाश से जल की बूंदों में विवर्तन और परावर्तन के कारण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कासित ग्रह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक ग्रह जो है वो किसी तारे की परिक्रमा नहीं करता है बल्कि अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एवं कंट्रोल सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। यह जमीन पर स्थित स्टेशनों से सूचनाएं प्राप्त कर उन्हें एकीकृत कर सकता है ताकि युद्ध क्षेत्र की पूर्ण जानकारी मिल सके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। रोग जनक उससे होने वाले रोग और उसके संरक्षण के माध्यम से का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग और वायु जनित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। पशुओं में ब्लूटंग रोग का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काटने वाले मीज द्वारा फैलाए जाने वाला वायरल संक्रमण। काटने वाले मीज द्वारा फैलाए जाने वाला वायरल संक्रमण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम के अनुसार
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, सतह के भीतर आवेशित कुल आवेश के समानुपाती होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। हॉल हेलार्ड प्रक्रिया का उपयोग जो मुख्यतः निम्नलिखित में से किस धातु के औद्योगिक निष्कर्षण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के निष्कर्षण में किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र का उपयोग जो है वो आम तौर पर टेलीविजन और अन्य घरेलू उपकरणों के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। मानव जो मस्तिष्क में ब्लड ब्रेन बैरियर का प्राथमिक कार्य जो है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चयनात्मक पारगम्यता। चयनात्मक पारगम्यता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। पृथ्वी के निकट जो है वो कक्षा में परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह की कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है कितनी? क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक और स्थितिक ऊर्जा का आधा। ऋणात्मक और स्थितिक ऊर्जा का आधा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। रक्त में किस पदार्थ की उपस्थिति जो है वो सामान्य परिस्थितियों में आंतरिक जमावट को रोकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेपरिन। हेपरिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। अधिक अभिक्रियाशील होने के बावजूद एल्युमिनियम लोहे की तुलना में संचारण का अधिक प्रभावी प्रतिरोध क्यों करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम जो है वो एक स्थिर सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाता है, जबकि लोहा जो है वो ऐसा नहीं करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो कब दोगुना हो जाता है? कब जो है वो दोगुना हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसकी लंबाई को दोगुना करने पर जबकि क्षेत्रफल स्थिर रखा जाए। उसकी लंबाई को दोगुना करने पर जबकि क्षेत्रफल जो है वो स्थिर रखा जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में खबरों में रही परियोजना इनरॉड मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई एक पहल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर भारत में प्राकृतिक रबर के बागानों और संबंधित अवसंरचना को बढ़ावा देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो सही है। ब्रह्मोस यह एक रैमजेट संचालित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसमें समुद्र की सतह के करीब उड़ने की क्षमता होती है। निर्यात के लिए बनाए गए संस्करण की अधिकतम रेंज जो है वो 290 किलोमीटर होती है। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान और जमीन आधारित प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी उड़ान की गति जो है वो मैक 2.8 से अधिक हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3, 4 सभी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे डिजिटल शासन में उत्कृष्टता के लिए WSIS पुरस्कार 2025 चैंपियन अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन को मिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे वाणिज्यिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत भारत का पहला हरित हाइड्रोजन मिशन केंद्र विशाखापट्टनम में स्थापित किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का कार्यवाहन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। दीपा भस्ती द्वारा अनुवादित भानु मुश्ताक का कौन सा लघु कहानी संग्रह 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला कन्नड़ उपन्यास बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार्ट लैम्प, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला कन्नड़ उपन्यास बन गया है। 45। अब चलते हैं 46। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी पे स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। किस मंत्रालय ने विश्वसनीय यात्रियों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कार्यक्रम को भारत भर के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर विस्तारित किया है? कौन सा मंत्रालय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में विकसित की गई धान की किस्में DRR धन 100, कलमा और पूसा DST राइस 1 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इन्हें सूखे और लवणता को सहन करने के लिए जीनोम संपादित किया गया है। इन्हें सूखे और लवणता को सहन करने के लिए जीनोम संपादित किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पर पहली बार आयोजित क्षेत्रीय संवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह लखनऊ में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 174वीं स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर, यह लखनऊ में नहीं, नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 74वीं स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में हाल ही में पर्यावरण आजीविका संबंधी पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जलज कार्यक्रम के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी के चयनित क्षेत्रों में संरक्षण और पर्यटन को जोड़ते हुए आजीविका हब बनाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में समाचारों में रहा ताइवान जल डमरू मध्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ता ने ताइवान को इला फार्मोसा कहा था। जल डमरू मध्य में डेविस रेखा को चीन और ताइवान दोनों आधिकारिक तौर पर सीमा के रूप में स्वीकार करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो वो सही है। डेविस रेखा, जिसे मध्य अमेरिका या केंद्र रेखा भी कहा जाता है, अमेरिकी वायुसेना के जनरल बेंजामिन ओ डेविस जूनियर द्वारा 1955 में तनाव कम करने के लिए अनौपचारिक वास्तविक सीमा के रूप में खींची गई है। इसे चीन या ताइवान द्वारा कभी भी आधिकारिक या कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में जन केंद्रित विकास दृष्टिकोण के माध्यम से अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से P4 मॉडल शुरू किया है? P4 मॉडल शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में वैश्विक आर्थिक चर्चाओं में उल्लेखित प्लाजा समझौता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के बीच विनिमय दरों को समायोजित करने के लिए समन्वित प्रयास से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अनालक्ष्य नामक स्टेल्थ तकनीक में एक बड़ी सफलता की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा दिया सलाई के लेखक जो है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य की पहली खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का जो है वो उद्घाटन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 57। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए, जैसा। ऑप्शन नंबर ए, जैसा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा शुरू की गई गोल्ड कार्ड वीजा पहल का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो है वो ऑप्शन नंबर बी, निवेशकों को निवास के रास्ते प्रदान करके वैश्विक पूंजी आकर्षित करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में चर्चा में रही SUBS और सुपेस नामक तकनीकें मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कानूनी विश्लेषण और अनुवाद के लिए AI आधारित उपकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में वैश्विक तकनीक विकास में देखे गए मजोराना एक शब्द का संबंध जो है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम आधारित प्रौद्योगिकियों में प्रायोगिक मॉडल से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61। उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला पहला भारतीय राज्य जो है वो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। मिजोरम जो है वो उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा है रासायनिक यौगिक पैराक्वाट का प्रमुख उपयोग जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेज असर वाला खरपतवार नियंत्रण पदार्थ है। कौन? तो पैराक्वाट। प्रोजेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। प्रोजेक्ट 39A नामक पहल जो है वो मुख्य रूप से किस पर जो है वो केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मृत्युदंड से संबंधित कानूनी सुधार पर आधारित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो इस ईरान के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? कौन सा देश है जो ईरान के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 4 5। 1 2 4 5। आर्मीनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सऊदी अरब जो है वो ईरान के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान जो है वो ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान भारत का है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। नगद आरक्षित अनुपात CRR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। CRR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। यह वह हिस्सा होता है जिससे वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है। और CRR में वृद्धि जो है वो बैंकों की ऋण देने की क्षमता सीमित होती है। इसका पहला और तीसरा जो है वो सही है और 2 और 3 जो है वो गलत है। जो RBI
आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक सीआरआर के अंतर्गत जमा की गई धनराशि पर ब्याज देता है तो ये ब्याज नहीं देता है। और सीआरआर को वैधानिक तरलता अनुपात आवश्यकता के अंतर्गत गिना जाता है तो नहीं गिना जाता है। सीआरआर और एसएलआर दो अलग अलग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67। अर्थशास्त्र में वस्तुओं के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, 4 सभी सही है। 1, 2 और 3, 4 सभी इसका सही आंसर है। 67 का ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68। यदि किसी देश का राजकीय घाटा जो है वो 80,000 करोड़ है, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां 5,000 करोड़ है और ब्याज भुगतान जो है वो 2,000 करोड़ है, तो उसका सकल प्रारंभिक घाटा जो है वो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 78,000। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69। उपकार और अधिवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपकर जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों पर लगाया जा सकता है और इसे कर योग आय पर भी लगाया जा सकता है। अधिभार जो है वो केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो पूर्ण मूल्य मुद्रा को सही ढंग से परिभाषित करता है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, यह एक ऐसी मुद्रा होती है जिसमें धातु की अंतर्निहित मूल्य जो है और उसका अंकित मूल्य बराबर होता है। इसका राइट आंसर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, समितियां हैं और संबंधित विषय है। सही उत्तर का चयन करना है। तो मीरा सेठ ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो मीरा सेठ समिति है वो मीरा सेठ समिति जो है वो किस लिए बनी थी? तो हथकरघा क्षेत्र के लिए, हथकरघा क्षेत्र के लिए। अब महाजन समिति जो बनी थी वो चीनी उद्योग के लिए। अब भूरेलाल समिति जो है वो मोटर वाहन। और हनुमंत राय समिति जो है वो उर्वरक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 4, 1, 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो हरित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक आर्थिक संकेतक जो पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य ह्रास और पर्यावरणीय क्षरण का भी ध्यान रखता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 75। भारत में ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो पुनर्गठित परिसंपत्तियों की संकल्पना को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वे ऋण या अग्रिम जिनकी मूल्य पुनः भुगतान शर्तों को उधारकर्ता की सुविधा के लिए संशोधित किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 75। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50,000।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लेखित राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किस क्षेत्र में दक्षता बढ़ाना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक लाइसेंसिंग और विनियामक अनुमोदनों को सरल बनाने में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित बिहार के 2025-26 के राजकोषीय संकेतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका उन उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 78। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका राइट उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की सटीक विशेषता को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह भारत के बाह्य व्यापार संरचना को दर्शाने वाली व्यापार भारित मुद्रा टोकरी के आधार पर गणना की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है वो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मौर्य काल और वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 81। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो हुआ है सही है। मौर्य स्तंभ जो है वो एकास्म और शिला शिल्पित थे, जबकि आकाई मिनियाई स्तंभ खंडों को जोड़कर बनाए जाते हैं। सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ को एक गोलाकार स्तंभ पर 4 पशुओं के लिए साथ उखेड़ा गया है और मूल रूप से इसे शीर्ष पर एक धर्म चक्र भी बनाया गया है। तो 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। प्रागैतिहासिक भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक औजारों का सामान्यतः उपयोग किया जाता था। भारत में नव पाषाण स्थलों पर प्रायः पालतू पशुओं और पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंगुत्तर निकाय जैसे बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है और पूर्वी भारत में प्रभुत्व के लिए कौशल और मगध में अक्सर संघर्ष होते रहता था। सभी 16 महाजनपदों पर पूर्ण शक्ति वाले वंशानुगत राजाओं का शासन था। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। बौद्ध धर्म में से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रथम बौद्ध समिति जो है वो बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद महाकश्यप के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। अशोक ने बौद्ध धर्म का समर्थन अपने सिंहासन रूढ़ होने के तुरंत बाद किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 3 और 4 जो है वो 1, 3 और 4 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गुप्त शासकों ने महाराजा धीराज जैसी उच्च स्तरीय उपाधियां धारण की थी। इलाहाबाद स्तंभ जो है अभिलेख की रचना हरिसेन ने की थी। गुप्त शासकों के पास एक अस्थायी सेना थी और वह सामंती करों पर निर्भर नहीं थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। संगम काल के दौरान दक्षिण भारतीय राजवंशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संगम साहित्य राजा चोल प्रथम के शासनकाल के दौरान राजकीय संरक्षण में संकलित किया गया था। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। मौर्यों के बाद के राजनीतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 और 3 जो वो तीनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89। प्राचीन भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार में लोमस कृषि गुफा भारत में शैलकृत वास्तुकला का सबसे प्राचीन उदाहरण है। प्राचीन भारत में वैशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी की और प्रारंभिक बौद्ध संगीतियों से जुड़ी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ना तो एक गलत है ना ही 2 गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? सामंतवाद के ने जड़ें जमानी शुरू कर दी थी क्योंकि स्थानीय सामंतों को सैन्य सहायता के बदले में जमीन दी जाने वाली थी। दक्षिण भारत में स्थित चोल साम्राज्य की समुद्री पहुंच जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली हुई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91। दिल्ली सल्तनत, क्वेश्चन नंबर 91। दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों जमाखोरी पर नियंत्रण सहित सख्त बाजार सुधार लागू किया था। एकता प्रणाली में सैन्य सेवा के बदले में भू राजस्व अधिकार प्रदान करना शामिल था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 92। मुगल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अकबर ने अपने शासनकाल में गैर मुस्लिमों पर से जजिया कर हटा दिया था। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93। किस राजवंश की वास्तुकला की विशेषता विशाल ढलान वाली दीवारें और न्यूनतम अलंकरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुगलक। ऑप्शन नंबर बी, तुगलक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। भक्ति और सूफी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है और उपयुक्त में से कौन सा उत्तर सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 जो है और 3 जो है वो सही है और 2 जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95। मध्यकालीन बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शेर शाह सूरी ने सासाराम में भव्य मकबरा बनाया और पूरे बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना की। बिहार में मुगल शैली के गुंबददार मकबरों पर फारसी वास्तुकला का कोई प्रभाव नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पुर्तगाली जो है भारत के साथ समुद्री व्यापार स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी। दूसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराने के बाद भारत में अपना आधार स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97। भारत में अंग्रेजों को आर्थिक नीतियों से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। 1793 की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली ने एक वर्गीय वंशानुगत जमींदारों को जन्म दिया। ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग का अपविनाश हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किस नेता ने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली को पुनः जीतने का नेतृत्व जो है वो निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉन निकोलसन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
100। 1857 में नेताओं और उनके विद्रोह के क्षेत्र के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राव तुलाराम जो है वो झांसी। राव तुलाराम जो है वो झांसी जो है वो ये सम्मिलित नहीं है। अब चलते हैं, राव तुलाराम जो है वो रेवाड़ी के प्रमुख विद्रोही नेता थे, वो झांसी के नहीं थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से किस नेता ने सत्यवादी उपनाम का प्रयोग किया और वेदों को समर्थन करते हुए हिंदू रूढ़िवादी की आलोचना की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सी घटना जो है वो लॉर्ड वेवेल के भारत के वायसराय के कार्यकाल के दौरान नहीं हुई थी, जो नहीं हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 जो है वो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल के दौरान नहीं हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 103। पंडित रमाबाई। क्वेश्चन नंबर 103। पंडित रमाबाई द्वारा शुरू की गई कौन सी सुधार जो पहल विधवाओं के पुनर्वास और शिक्षा पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शारदा सदन, विधवाओं के पुनर्वास हेतु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 104। अवध को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने अधिग्रहण को 1857 की क्रांति में तालुकेदारों और सिपाहियों की भागीदारी का एक प्रमुख कारण क्यों नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें तालुकेदारों की भूमि अधिकार समाप्त कर दिए गए थे और सिपाहियों के परिवारों को उजाड़ दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 105। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से निष्काम कर्म मठ की स्थापना की गई थी। तो कौन किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ढोंडो केशव कर्वे। ढोंडो केशव कर्वे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन से पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला जो है वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो लो मुस्तांग के निकट नु वाइन हिमाल ग्लेशियर से निकलता है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में सदानीरा भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंडट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष जो है वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों से में पाए जाते हैं? तो कौन से वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4, सागौन, चंदन और शीशम जो है वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109। हाल ही में जारी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के वनों में अनुमानित कुल कार्बन स्टॉक जो है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7285.5 मिलियन टन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 110। भारत में तंबाकू की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो है वो सही है। बीड़ी तंबाकू मुख्य रूप से गुजरात के आनंद क्षेत्र और कर्नाटक के निपानी क्षेत्र में उगाए जाते हैं। निकोटीनिया रसिका की खेती मुख्य रूप से भारत, रूस और कुछ अन्य एशियाई देशों में की जाती है, जबकि निकोटीनिया टैबेकम की खेती जो है वो विश्व स्तर पे होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 111। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक स्थितियां हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। क्षोभ मंडल के भीतर वायुमंडलीय स्थिरता, समुद्र की सतह से गर्म और नम हवा का नियंत्रण प्रभाव, चक्रवाती घूर्णन आरंभ करने के लिए पर्याप्त सशक्त
कोरियोलिसिस बल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित भारतीय शैल प्रणालियों को उनके गठन सबसे पुराने से नवीन के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो फुटलूज उद्योगों और संसाधन आधारित उद्योगों के बीच का सबसे बेहतर रूप से स्पष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फुटलूज उद्योग जो है वो स्थानिक रूप से निश्चित लागतों और विशिष्ट कच्चे माल पर न्यूनतम निर्भरता के साथ संचालित होते हैं, जबकि संसाधन आधारित उद्योग जो है वो कच्चे माल के स्थान से जुड़े रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो व्यापारिक भवनों की विशेषताओं और जलवायु पर उनके प्रभाव को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? तो नीचे दिए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। यह पवनी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों में से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ये पूर्वी प्रकृति की होती हैं और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रबल होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ जो है वो भूमध्य रेखा को पार करने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के रूप में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 115। नदियों और उद्गम स्थान के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लूनी जो नदी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लूनी नदी जो है वो थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी जो है वो लूनी नदी है, जो राजस्थान के अजमेर के पास से अलावरी पर्वतमाला की पुस्तक घाटी में विशेष रूप से नागा पहाड़ियों से निकलती है, न कि त्र्यंबकेश्वर नासिक से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 116। ज्वालामुखियों के प्रकार और उदाहरणों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सिल्ड ज्वालामुखी जो है वो माउंट एटना, और संयुक्त ज्वालामुखी जो है माउंट रेनियर, और सिंडर कोन जो है वो पैरी कुटीन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 जो है वो सम्मिलित हैं। माउंट एटना जो है वो इटली में स्थित एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। यह वास्तव में एक मिश्रित प्रकार का ज्वालामुखी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 117। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। सही उत्तर का क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। मिसमी पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ और लुसाई पहाड़ियाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो ऊंट बादल का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रहों के वायुमंडल को प्रभावित करने वाले अंतर तारकीय गैस बादलों का एक क्षेत्र है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 119। पृथ्वी की आंतरिक असंतता और उनके विभाजित परतों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 जो है वो मोहरोविक असंतता जो है वो भू प्रॉपर्टी और मेंटल, गुटेनबर्ग असंतता जो है वो मेंटल और बाह्य कोड, रेपिटी असंतता जो है मेंटल और भू प्रॉपर्टी है। 1, 2 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 120। सूची 1 का सूची 2 से राष्ट्रीय उद्यान और राज्य सही उत्तर का चयन करना है। तो इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, और वनेर घट्टा जो है वो कर्नाटक में है, मुल रेन जो है वो मिजोरम में है, गुगा मल जो है वो महाराष्ट्र में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से उत्पाद को भौगोलिक संकेत GI टैग जो है वो प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, 4 सभी को। मधुबनी चित्रकला, मगही पान, गया जिले का स्टोन आर्ट या मिथिला
मकाना, सभी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1 to 2। कोसी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह नदी जो है कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है। नेपाल में इसे सप्त कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 3। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है वो सही सम्मिलित है? महिला साक्षरता दर जो है वो 51.50 है। पुरुष साक्षरता दर जो है वो 71.20 है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है वो 25 सही है। उपयुक्त में से कौन सा उत्तर जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों उत्तर जो है वो सही है। बिहार के किस जिले में, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4। बिहार के निम्नलिखित में कौन से जिले जो है वो सोडा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोडा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 और 5। सारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और बेगूसराय जो है वो सोडा के उत्पादन के लिए फेमस है। अब चलते हैं प्रसिद्ध है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। काकोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। तेलहर जलप्रपात जो है वो बिहार के कैमूर जिले में उत्तर स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। काकोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के नवादा जिले में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। बिहार राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 169। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 8। हालिया बिहार बजट के अनुसार 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी के कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3%। ऑप्शन नंबर ए, 3%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। पिडमोंट मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मृदा जो है मुख्य रूप से बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। यह मृदा जो है वो आर्द्र प्रकृति की होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। हालिया बिहार बजट के अनुसार क्वेश्चन नंबर 130। हालिया बिहार बजट के अनुसार 2025-26 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर कितने रुपए का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10.97 लाख करोड़। 10.97 लाख करोड़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित घटनाओं पर को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। मेगा स्तनिस का पाटलिपुत्र में आगमन, कलिंग विजय या वैशाली में प्रथम गणराज्य की स्थापना, प्रथम बौद्ध सन्निधि। निम्नलिखित में कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2। जो वैशाली में प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई थी वो 6वीं शताब्दी में हुई थी। 6वीं शताब्दी में हुई थी। और प्रथम बौद्ध सन्निधि का आयोजन जो है वो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब मेगा स्तनिस पाटलिपुत्र में आगमन जो है वो 315 ईस्वी में हुआ था। 315 ईस्वी में हुआ था। और कलिंग विजय जो है वो 261 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 132। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। उनका जन्म जो बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन के गठन उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब 1 और 2 दोनों सही है। उन्हें भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1963 तक पद संभाला था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में
26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक पद संभाला था, तो ये गलत है। उन्हें वर्ष 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो उन्हें 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 133। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी पहली व्यापारिक केंद्र जो है वो स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आलमगंज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। बिहार में रामकृष्ण मिशन की पहली शाखा जो है वो 1920 में भागलपुर में खोली गई। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी, सही है। अब बिहार में रामकृष्ण मिशन की पहली शाखा जो है 1920 में नहीं, 1922 में खुली, 1922 में खुली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 135। 1922 से लेकर 23 के संबंध में बिहार में मुंगेर में किसान महासभा का गठन जो है वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, श्री कृष्ण और मोहम्मद जुबैर दोनों ने किया था। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 136। स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा उत्तर जो है वो सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 और 5, 3 और 5 जो है वो सही नहीं है, और 1, 2 और 4 जो है वो सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा उत्तर सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 3 और 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 137। बिहार प्रांतीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका यह अधिवेशन जो है वो श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप भागलपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उपयुक्त में से कौन सा उत्तर सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 138। जब बख्तियार खिलजी के अभियान बिहार के क्षेत्र में हुए तो कर्नाट वंश के किस शासक ने उसे नजराना या भेंट राशि देकर संतुष्ट किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह देव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। मनेर में शाह दौलत के मकबरे का निर्माण, गुरु गोविंद सिंह का जन्म, पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री की स्थापना, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ की बिहार यात्रा। तो ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ की बिहार यात्रा जो हुआ था वो 1608 में हुआ था। और मनेर में शाह दौलत के मकबरे का निर्माण जो हुआ था वो 1616 में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो 1666 में हुआ था। और पटना में अंग्रेजों की फैली फैक्ट्री जो है 1651 में हुई थी। तो सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4132। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित युग्मों कौन से युग में सही सुमेलित है? विक्रमशिला महाबिहार के अवशेष जो है वो भागलपुर से मिलते हैं, मुंडेश्वरी का प्राचीन मंदिर जो है वो कैमूर में है। सप्त गुफा समूह जो है वो जहानाबाद में है। वैदिक समाधान टीला जो है वो पश्चिमी चंपारण में। निम्न में नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 2, 3 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 141 का ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बता देते हैं। 141 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। 142 क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 145
का ऑप्शन जो सी जो है वो सही है। और क्वेश्चन नंबर 146 में ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 147 में ऑप्शन सी जो है वो सही है। और क्वेश्चन नंबर 148 में ऑप्शन बी जो है वो सही है। और क्वेश्चन नंबर 149 में ऑप्शन बी जो है वो सही है। और क्वेश्चन नंबर 150 में ऑप्शन डी जो है वो सही है। तो दोस्तों आज का सेशन जो है वो खान सर के द्वारा जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 19 जो कि फुल लेंथ था, टेस्ट नंबर 19 जो कि फुल लेंथ था, वो आज के सेशन में डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों आज का सेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों आगे भी और भी टेस्ट सीरीज के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर सभी जो भी मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का डिस्कशन करवाया जाएगा, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा सभी सेशन का। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।